हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीडीएस का चैप्टर सी फाइनल डायरेक्ट टैक्स से। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 1। एल लिमिटेड पेड लीव ट्रैवल फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉई एंड कंसीडर्ड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(5) बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन फर्निश्ड बाय द एम्प्लॉई। लीव ट्रैवल कंसेशन दिया अपन एम्प्लॉयज़ को और एग्जम्पशन दे दी है उसको। तो सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है एम्प्लॉई कि मेरे LTF मिलता मुझे, उसकी मुझे फैसिलिटी दी जाए, मेरा रिटर्न के अंदर क्या कर दो, कंसीडर कर लो। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कंपनी हैज एन एम्प्लॉय और टू हैव बीन वेरीफाइड बाय द जेन्युइननेस ऑफ क्लेम ऑफ एग्जम्पशन। इस क्वेश्चन में ये क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या होता है, मैं वो कंसेप्ट बताता हूँ। एम्प्लॉयज़ की जो रिटर्न है ना, एम्प्लॉयर ही भर देता है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर को बोलता है कि देख मेरे को तेरा TDS काटना है, तो मुझे तेरी इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा, तो मेरे को तेरा TDS काटना है, तो तू मुझे ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर। अगर कोई तूने डिडक्शंस वगैरह लेनी है, जैसे कि तूने कोई प्रीमियम वगैरह LIC पे करता है, मेडिकल प्रीमियम पे करता है, या तुझे जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे हाउस लोन ले रखा है, तो तू मुझे ना प्रूफ ला के दे दे ताकि मैं तेरा डाटा यहाँ पे अपडेट कर दूँ। तो एम्प्लॉय से ना डाटा मांगता है उसका कि तेरी जितनी भी LIC हैं मेरे को प्रूफ ला के दे दे सर चीज़ का, तो उसको बता देता है। अब यहाँ पे वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है, उसको लीव ट्रैवल फैसिलिटी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो वो कहता है मेरा लीव ट्रैवल फैसिलिटी भी डाल दे। अब एम्प्लॉयर को बिना उसके वेरिफिकेशन के कैसे वो डाल देगा, तो असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया। इसने डाल भी दिया ना बिना वेरिफिकेशन के, तो असेसिंग ऑफिसर ने उसको मना कर दिया जेन्युइननेस को लेकर, कहता जेन्युइन है ट्रांजैक्शन, प्रूफ ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अवेलिंग लीव ट्रैवल फैसिलिटी। और अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ट्रीटेड द असेसिंग ऑफिसर ने उस असेसी को डिफॉल्ट ट्रीट कर दिया। तो क्या ये एक्शन सही है? ये एक्शन बिल्कुल सही है, पढ़ लेते हैं। सेक्शन 192 कास्ट लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट TDS, उसको सैलरी पेड के टाइम पे TDS काटना होता है। एम्प्लॉयर हैज पेड लीव ट्रैवल कंसेशन फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉई, सैड कंसेशन वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। एग्जम्पशन तो मिलती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कास्ट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम अंडर द हेड सैलरी। वो उससे एविडेंस ले, प्रूफ ले, जिसके बेस पे वो जिसकी उसने उसको क्लेम देना, वो डिडक्शन देनी है, प्रूफ ले, इनकम उसकी एस्टिमेट कर, टैक्स निकाल, उसके साथ उसका TDS वगैरह काट लियो। तो LTC आपने जो उसको दिया है, असिस्टेंट टू फर्निश एविडेंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन रिलेशन टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सच पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग टोटल इनकम, तुझे प्रूफ लेना चाहिए था वो। चलो गिवन केस आप देखते हैं। LLB लिमिटेड पेड लीव ट्रैवल कंसेशन टू एम्प्लॉई, कंसीडर एग्जम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ मियर सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ गलती कर दी, चेक करा ही नहीं, वेरीफाई करा ही नहीं, अब एविडेंस उससे लिया ही नहीं, तो असेसिंग ऑफिसर ने जो उसको डिफॉल्ट कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है। ऐसे तो फिर एम्प्लॉई आपको कुछ मर्जी बोल देगा और सैलरी वहाँ पे वो डाल देगा डाटा, और उसके ऊपर TDS तो कटेगा ही नहीं कभी। एम्प्लॉई तो झूठ मार देगा, आपने चेक क्या किया फिर। सेक्शन 192 ए आते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं इसका। चलो ये क्या कहते हैं, मिस्टर शर्मा एम्प्लॉय ऑफ ABC लिमिटेड 10/2018 रिज़ाइन कर दिया 31/3/2022। 5 साल से पहले अगर आपने रिज़ाइन कर दिया ना ऑफिस को, तो एम्प्लॉय जब भी आपको पैसे दिए जाते हैं एम्प्लॉय को EPF अकाउंट से, वो अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा हो तो 10% TDS कटता है। कंडीशन ये है कि 5 साल की आपको ना, 5 साल से अगर आपने कम काम किया हो तो TDS करता है। 5 साल तक काम करो कंटिन्यू सर्विस तो आपका TDS नहीं करता। अब इसने 4 साल में जॉब छोड़ दी, 60,000 की पेमेंट करिए, 10% TDS काट दो, 6,000 54,000 उसको पे कर दो, तो 192 के अंदर TDS कट जाएगा, 54,000 आप उसको पे कर देंगे, पूरा लिख देंगे आप 5 साल वाली लिमिट, ये कंटिन्यू सर्विस 5 ईयर अगर आप करते हो तो फिर आपका TDS नहीं करता। 193 क्वेश्चन देखते हैं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है अपने पास। 194 कभी क्वेश्चन नहीं है, 194A इसके ऊपर मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 1/10/2021 को 45 साल का रीच है, 6 महीने की FD करा ली 9% पे। कब कराई है उसने? 1/10 को, 10/11/12 1 2 3 6 महीने का, 10 लाख का 9%, 6 महीने का 45,000, 40,000 से ज़्यादा TDS कट जाएगा 193 के अंदर 10%। 40,000 की लिमिट होती है, 45,000 पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, TDS लगेगा। दूसरे केस में 1/6/2021 को 35 साल का बंदा है, 9 महीने की 3 FD ले ली, 3 लाख ईच। अभी देख लेते हैं, 3 लाख का 9% 27,000 और 3, ये भी 40,000 से ज़्यादा हो गया। तीनों को मिला के देखेंगे, द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच और रोहिणी ब्रांच। CBS अडोप्ट कर रखा है।
कोर बैंकिंग सिस्टम ले रखा है। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है कि अब जैसे मान लो कहते हैं अब इसने ना एक ही बैंक से ना, जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक की 3 ब्रांची से आपने लोन ले लिया और पीएनबी ना सीबीएस अडोप्ट करती है मान लो कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक बैंक से आप लोन लोगे ना, बाकी दोनों को भी पता होगा, वो पीछे वाला कंप्यूटर उनका एक ही काम कर रहा है। मतलब 3 जगह से आपने लोन ले लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तीनों एक ही बैंक माने जाएंगे। अगर इसने सीबीएस ले रखा है यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम ले रखा है, तो 3 लाख का 9%, 27,000 और 9 महीने हैं, 20,250 एक बैंक का हो गया, तो 3 बैंक से 60,750 हो गए। 60,750 40,000 से ज़्यादा है। जीएसटी यानी कि टीडीएस कट जाएगा यहाँ पे आपका, 10% टीडीएस काट के आपको पेमेंट करनी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपना आंसर मैच हो रहा है ना, 60,750 ठीक है, पहले वाला भी मैच है। तीसरा 1/10/2021 राजेश एज 40 साल, रेकरिंग डिपॉजिट करा रहे हो। अब रेकरिंग डिपॉजिट क्या होते हैं, अभी हर महीने में आपको इतने पैसे जमा कराता रहूँगा। अब मान लो इसने 1/10 से शुरू करी, तो पहले 1 अक्टूबर को इसने जमा करा दिए 2 लाख रुपये 8% पे, फिर 1 नवंबर को फिर करा दिए जमा, फिर 1/12 को करा दिए, 1/1 को, 1/2 को, 1/3 को। अब पहले 2 लाख के ऊपर जो ब्याज आएगा 8% वो 6 महीने का आएगा, दूसरे 2 लाख के ऊपर 8% 5 महीने का आएगा, तीसरे 2 लाख के ऊपर 8% 4 महीने का आएगा, फिर 3 महीने का, फिर 2 महीने का, फिर 1 महीने का। ऐसे करके जो आपका अमाउंट बनेगा ना वो 28,000 रुपये बन रहा है, 40,000 से कम बन रहा है, टीडीएस नहीं लगेगा, 194 लगेगा ही नहीं। तो ध्यान से निकालना है 28,000 रुपये निकला कैसे है। पहले 2 लाख के ऊपर 8% 6 महीने का, जो अमाउंट आता है लिखा रहने दो। अब इसने अगली करवाई 1/11 को, 2 लाख के ऊपर 8% 5 महीने का, ये अमाउंट लिखा रहने दो। फिर 2 लाख का 8% 4 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 2 महीने का, फिर 1 महीने का। ऐसे आपका आंसर 28,000 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा बैंक क्रेडिट 73,50,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सेपरेट अकाउंट ऑफ मैक्रो मॉनिटरिंग प्रोसेसिंग। मैक्रो मॉनिटरिंग प्रोसेसिंग से अगर आप पर्पस यूजिंग कोर बैंकिंग सिस्टम ये यूज़ करते हो ना, अगर आप मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस से कोर बैंकिंग सिस्टम, तो आपका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती। अब यहाँ पे अपन टीडीएस काटा भी नहीं, अमाउंट 40,000 से ज़्यादा था। असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा, 30% हमारा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कर दिया, कहता 40,000 से ज़्यादा अमाउंट तूने टीडीएस नहीं काटा, तो हम यहाँ पे बता देंगे मैक्रो हमारी एग्जम्प्ट होती है। अब ऊपर पढ़ोगे ना, आपने पढ़ा होगा इस सेक्शन के अंदर लिखा होता है मैक्रो मॉनिटरिंग आपकी एग्जम्प्ट होती है। सर्कुलर था एक 194 विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ बैंक विच क्रेडिट इज पेड टू प्रोविजनिंग अकाउंट ऑन डेली मंथली बेसिस। पर्पस क्या था, मैक्रो मॉनिटरिंग थी, ओनली बाय द यूज ऑफ सीबीएस सॉफ्टवेयर। सीबीएस सॉफ्टवेयर यूज करके मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस। मैक्रो मॉनिटरिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है आप गूगल कर लेना। टीडीएस नहीं लगेगा, असेसिंग ऑफिसर इसके अंदर जो डिसअलाउ करा था ना वो सही नहीं है तूने। विनिंग 194 बी आ जाओ। विनिंग 2 टाइप की होती है, कैश होती है और एक होती है काइंड के अंदर। अगर कैश में पे कर रहा हूँ 10,000 से ऊपर, 10,000 की इसके ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, 30% इसके ऊपर टैक्स होता है। 10,000 से ऊपर अमाउंट होते ही 30,000 इसके ऊपर फ्लैट रेट टैक्स होता है टीडीएस का 194 बी, और ऐसे 194 डबल भी होता है। अब एक इसके अंदर काइंड होता है, काइंड एक जी तो मैंने कैश में पेमेंट कर दी, कैश का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कैश आपको पे कर, मान लो आपको मैं 20,000 रुपये पे कर रहा हूँ, 20,000 का 30% कितना होगा, जैसे मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ ना 20,000 पे, 10,000 से ज़्यादा 30% टैक्स काट के 6,000 14,000 रुपये आपको दे दूंगा मैं। कैश में तो दिक्कत नहीं होती। जब मैं आपको कोई गिफ्ट काइंड में देता हूँ ना प्राइज़, अब मान लो विराट कोहली मैन ऑफ द मैच गया, उसको गाड़ी मिलेगी, ठीक है, अब गाड़ी दे रहा हूँ, कैश तो दे नहीं रहा, तो ऐसे तो यानी 30% में गाड़ी काट के 70% गाड़ी उसको दे दूंगा आरी से काट, कैसे काटेंगे आप, गाड़ी तो पूरी देनी पड़ेगी। तो गाड़ी देने से पहले जो गाड़ी देने वाला होगा, ठीक है, जैसे मान लो टाटा मोटर वाला है, टाटा मोटर वाले जो होंगे वहाँ पे वो चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे, वो ना इंश्योर करेंगे कि विराट कोहली ने, मान लो 10 लाख की गाड़ी है, तो विराट कोहली ने 10 लाख का 30% 3 लाख हमारे अकाउंट में डलवा दी या नहीं डलवा दी पहले, यानी कि हमारे अकाउंट में नहीं, गवर्नमेंट को जमा करवा दिए या नहीं करवा दिए। बस उनको ना इंश्योर करना है कि ये जो विनर है प्राइज़ का, बिफोर द प्राइज इज रिलीज इन द फेवर ऑफ दिस, उसको ही हैज़ टू इंश्योर बिफोर रिलीजिंग विनिंग पर्पस वैल्यू ऑफ द विनिंग काइंड अगर है कोस्ट करवाया, क्या कर उसको ना इंश्योर करना है कि ये 30% अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में पे हो चुका या नहीं पे हो चुका। देखो लास्ट लाइन पढ़ो, इंटायर विनिंग अगर आपकी काइंड के अंदर है तो आपको इंश्योर करना है कि सम इक्वल टू टैक्स डिडक्टेबल, जितना टैक्स डिडक्ट करना था उसका 30% वो गोविंद ने कार रिलीज करने से पहले पे कर दिया या नहीं कर दिया। पे कर दिया तो गाड़ी दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, आप उसको गाड़ी नहीं देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ना, बिफोर रिलीजिंग यू हैव टू इंश्योर
You must be ensured that sum equal to tax deductible is paid by Mr. Govind before the car is released in his favor. कार रिलीज नहीं करनी तब तक आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्ट्रैक्टर का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्टर के केस में लिमिट क्या होती है? अगर आप सामने वाला बंदा आपका इंडिविजुअल है तो 1% और सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ है, तो 2% टीडीएस काटना है। अमाउंट सिंगल पेमेंट 30,000 से ज़्यादा हो तो टैक्स काटना होता है। अगर 30,000 से ज़्यादा नहीं है तो एग्रीगेट 1 लाख से ज़्यादा हो तब टीडीएस काटना होता है। पहली पेमेंट 20,000 की कोई दिक्कत नहीं, 25,000 की कोई दिक्कत नहीं, 28,000 की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली पेमेंट 30,000 रुपये की है। अब 30,000 की पेमेंट कितनी है? 20,000 प्लस 25,000 प्लस 28,000 प्लस 30,000, 1,03,000 हो गए। यहाँ पे पेमेंट क्या होगी? 1,03,000 हो गई। 1 लाख से प्लस कर दी आपकी, ठीक है। 30,000 से ज़्यादा तो नहीं हुई अभी तक, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा होगी। अब जब लास्ट पेमेंट कर रहे हो ना आप, तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया? 1,03,000। तो 1,03,000 अब दे किसको रहे हो? ये देखो मिस्टर एक्स को दे रहा हूँ, सामने वाला इंडिविजुअल है, 1% टीडीएस काट दो। 1,03,000 का 1% कितना हो गया? 1,030। लास्ट में पेमेंट कितनी कर रहे हो? 30,000 में से 1,030 माइनस कर दो, 28,970 रुपये उसको मैं पे कर दूंगा। हो गई, यहाँ अपना आंसर मैच हो गया, 194C एप्लीकेबल हो गया। इसमें ना बच्चे गलती क्या कर देते हैं, लास्ट में जैसे ऊपर वाला छोड़ ही देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, 30,000 है तो 30,000 का 1% कर देते हैं। ये नहीं करना। एग्रीगेट अमाउंट 1,03,000 है, 1,03,000 का 1% 1,030, वो माइनस करना है अपने को 30,000 में से। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर कई बार आ चुका, ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रति सीमेंट परचेज जूट बैग फ्रॉम राजकुमार, लेटर हैज टू सप्लाई द जूट बैग लोगो एड्रेस द एसएससी प्रिंटेड ऑन इट 1/9/2021 से 20/3/2022। वैल्यू ऑफ द जूट बैग सप्लाइड 8 लाख रुपए ऑन विच इनवॉइस हैज बीन रेज्ड 20/3/2022 with effective payment of the same assessee bound to deduct TDS assuming value of printed component 1,10,000. You are informed assessee has not sold any material to Rajkumar. Later has to manufacture the jute bag in the plant using raw material purchased by it. ये मैं आपको कहीं समझाता हूँ क्या है। 194C है ना, उसके ऊपर 194C तब लगता है जब आप ना कोई काम करते हो, जो वर्क टाइप का वर्क करते हो जब। अब मान लो उसके अंदर क्या है कि मैंने आपको अपना रॉ मटेरियल दिया और मैंने बोला आपको कि ना आप क्या करो, इसको ना रॉ मटेरियल को, जैसे मान लो मैंने आपको लकड़े वगैरह दे दी, बोर्ड वगैरह सामान ला के दे दिए, मैंने कहा इसकी चेयर बना दे, तो ये तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपसे चेयर बनवा ली। अब सामान मैंने ही ला के दिया आपको, सामान मैंने ला के दिया, मेरे सामान के ऊपर आपने काम करा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैंने आपको पेमेंट कर दी। अब ये पेमेंट 30,000 से ज़्यादा है या 1 लाख से ज़्यादा है एग्रीगेट, तो इसके ऊपर मैं आपका TDS काटूंगा, यहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने सामान मेरे से ना लेके किसी और से लिए, तब तो नॉर्मल परचेज का क्वेश्चन हो गया। ये आपने किसी और से खरीद के मेरे को सामान बेच दिया ये वाला, तो फिर तो ये सेल परचेज होगी। तो 194C क्या हुआ, आपने मेरे से सामान लेके कोई काम करा। तो वर्क शैल नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर बाय यूजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम ए पर्सन अदर देन कस्टमर। अब आपका कस्टमर कौन है? मैं हूँ ना, तो मेरे से सामान लेके ना वो उसके ऊपर काम करते हो ना, तो सेक्शन 194C लगेगा। मेरे से सामान लिया नहीं, किसी और से सामान लेके उसके ऊपर काम करके मेरे को बेच दिया, तो फिर ये सेल है। मान लो जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिया है, मेरा एग्जांपल दिया है, उसमें सामान मेरी बजाय ना आपने क्या करा, बाजार से खरीदा, चेयर बनाई, मुझे चेयर बेच दी, तो ये तो फिर परचेज ही होगी। तो इसमें मैं आपको जब पेमेंट करूँगा तो 194C में पेमेंट काटने की क्या जरूरत है? सीधी सी बात है। ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ हमारे साथ, उसने कस्टमर से सामान ना लेके ना, सामान किसी और से लेके आपको चेप दिया, तो फिर तो वो सेल हुई ना, तो TDS काटने का तो मतलब ही नहीं बनता 194C। इट इज ए क्लियर कट द केस ऑफ सेल, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194C कहाँ से लग जाएगा? लगेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से जो अभी आपने करा है। पहले 20,000 पेमेंट है, कोई TDS नहीं, फिर 15,000 है, फिर कोई TDS नहीं, फिर 25,000 है, साथ साथ जोड़ते रहना, फिर 25,000 है, कोई TDS नहीं, लास्ट पेमेंट 17,000 है। अब पेमेंट होगी 1,02,000 रुपये की, 1,02,000 हो गया, 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो इसका 1% 1,020 रुपये कट जाएगा, इसका TDS लास्ट पेमेंट पे कट जाएगा। मान लो 17,000 की जगह 14,000 होता तो फिर 1 लाख से कम है तो TDS लगता ही ना, टोटल 99,000 हो जाता, TDS ही ना लगता। तो पहले केस में अपना 1,02,000 हो गया, इसका 1% TDS लग जाएगा। दूसरे केस में 99,000 हो गया, एग्रीगेट 1 लाख से कम है, TDS लगेगा ही नहीं। सेक्शन 194D है 194D की
कंडीशन क्या होती है, ये इंश्योरेंस की पेमेंट के ऊपर होता है। इंश्योरेंस की पेमेंट है, मैच्योरिटी अमाउंट पे अपने को अमाउंट मिलता है, वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और प्रीमियम पे अमाउंट होना चाहिए। जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस के ऊपर 5% TDS लगता होता है, उसके ऊपर 10%, चलो 5% 5 ही होता है ना, ठीक है। अब मेच्योरिटी अमाउंट पे अपने को अमाउंट मिला, पहले क्वेश्चन में अपने को अमाउंट मिला 4.5 लाख रुपए, 1 लाख से ज़्यादा है, पहली कंडीशन पूरी। मेच्योरिटी मैंने ली थी 1/4/2019 को 4 लाख रुपए की, सम एश्योर्ड था, एनुअल प्रीमियम 1,25,000 रुपये। अब देखो मैंने प्रीमियम, ये जो मैंने पॉलिसी ली है वो 1/4/12 के बाद लिया। 1/4/12 से पहले लिए होते तो 20% रेट होता है, 1/4/12 से बाद लिए हो तो 10% चेक करते हैं। तो सम एश्योर्ड है 4 लाख का 10% 40,000। प्रीमियम हमारा कितना है 1,25,000। प्रीमियम हमारा उस पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए 1,25,000। चलो 1/4/19 से लेकर 31/3/22 कितने साल हो गए, 20, 21, 22, 3 साल। 3 साल में मैंने प्रीमियम पे कितना कर दिया, 1,25 गुना 3, 3,75, और मेरे को अमाउंट मिला कितना है 4.5, 75,000 मिला ना। 75,000 का 5% जो एक्स्ट्रा 3750 रुपये TDS कट जाएगा। 3 कंडीशनें चेक करनी है आपको इस क्वेश्चन में। पहली कंडीशन, जो आपको मेच्योरिटी में अमाउंट मिलता है वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपका जो सम एश्योर्ड का जो अमाउंट चेक करते हो ना, अब ये एनुअल प्रीमियम उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब सम एश्योर्ड 4 लाख है, इसका 10% कितना होता है 40,000। ये एनुअल प्रीमियम 1,25,000 है। एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड के अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए, ये बात भी हमारी पूरी होगी। अब TDS जो लगता है ना वो डिफरेंस के ऊपर लगता है, प्रीमियम और मेच्योरिटी अमाउंट के ऊपर। प्रीमियम में मेरा 3,75, 1,25 गुना 3, और अमाउंट मिल रहा है 4.5 लाख रुपये। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 75,000। 75,000 का 5% कितना हो गया 3,750। अपना आंसर आ जाएगा। लिखेंगे इसने TDS, अमाउंट नहीं निकाल के आया। मिस्टर भाई रेजिडेंट इन ड्यू टू रिसीव 3,95,000 रुपये। चलो पहली कंडीशन पूरी। LIC लिए 1/4/2012 से पहले, तो यहाँ पे लिमिट चेक करेंगे 10% की जगह 20%, 3.5 लाख का 20%, 70,000। प्रीमियम 30,100 है। लो दूसरी कंडीशन पिट गई, प्रीमियम उस अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए था ना, TDS कटेगा ही नहीं इस केस में। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड TDS। मिस्टर जैज रिसीव 95,000। लो यहीं ख़त्म हो गया, 1 लाख से कम अमाउंट मिल रहा है, TDS लगेगा ही नहीं। उसके बाद 194E आते हैं। 194E जब वो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं ना, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, पूरे चैप्टर में एक बात बता रहा हूँ, नॉन रेजिडेंट को जब भी पेमेंट होती है और सैलरी के केस में हायर एजुकेशन से ऐड होता है, पूरे TDS के चैप्टर में फ्लैट रेट होते हैं, सिर्फ सैलरी के क्वेश्चन में 192 सेक्शन के अंदर, और ये जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट होती है जैसे कि 194E, ये रेट प्लस 4% हायर एजुकेशन से TDS लगता है। अब 25,000 की पेमेंट करिए, नॉन रेजिडेंट है तो 25,000 का 20% 5,000 प्लस 4% 5200 रुपये टैक्स लगेगा। और 192 के अंदर मैं एक बात और बताता हूँ आपको, हायर एजुकेशन से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, स्लैब रेट से टैक्स निकलता है सैलरी के टाइम पे। चलो 194E 2500 की लिमिट होती है, 194G 194H। इस वीडियो में हमारा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन करने से है। मैं यहाँ पे आपको कोई भी प्रोविज़न वगैरह जो क्वेश्चंस में आएंगे वो ज़रूर बताऊंगा, वैसे कुछ नहीं बता रहा। मिस्टर बी एयरवे लिमिटेड सोल्ड टिकट टू ट्रेवल एजेंट। अब इस क्वेश्चन में पता क्या था, इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लो। इस क्वेश्चन में क्या है कि मान लो कि अब ये जो कमीशन एयरवे से बात होगी अपनी, एयरवे ने ना कुछ टिकटें बेची हैं, टिकटें बेच दी। अब उनका ना कोई क्राइटेरिया था, मिनिमम फिक्स कमर्शियल प्राइस रखा हुआ था उन्होंने, और उसको बोला कि एजेंट को परमिट टू सेल द टिकट एट ए हायर प्राइस बट नॉट एक्सीडिंग द मिनिमम प्राइस। तो हायर पे कितना भी बेच सकता है लेकिन मिनिमम नो, इससे कम ना बेचिए। कमीशन 9% मिनिमम फिक्स अमाउंट के ऊपर था। असेसिंग ऑफिसर कहता है लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पे TDS जो गार्डन आर ट्रैक्टेड ऑन डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम फिक्स कमर्शियल अमाउंट और मैक्सिमम। अब देखो असेसिंग ऑफिसर कहता है भी तूने ये टिकटें हैं जो ज़्यादा की भी बेची होंगी कम की भी बेची होंगी, तो मैं तो डिफरेंस लूँगा और उसके ऊपर TDS कटवाऊँगा तेरे। तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल ना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि तुम जने जने से जाके ये पूछते हो कि तेरे को टिकट कितने की बेची थी, तेरे को कितने की बेची थी, तेरे को कितने की बेची थी। ये ना रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जा सकता। असेसिंग ऑफिसर कहता है मैं तो डिफरेंस कर लूँगा, हो सकता है किसी को 11% पे बेची हो, किसी को 14% पे बेची हो, जो रेट जिस पे आया गया बेची गया, बस कम से कम 9 रखा गया था।
तो 9% जो था ना अमाउंट, उसके ऊपर तो आप 194H लगा सकते हैं, कमीशन मान सकते हैं। अब उससे ज़्यादा पे जो बेची है ना, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि आप जा के पूछ लें। तो यही बात इसके अंदर लिखी हुई है। इट वुड बी इम्प्रैक्टिकेबल अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट द एयरलाइंस कंपनी टू गेट ए फीडबैक लेकर न्यूमरस एजेंट से जाके कि तूने कितने की बेची, तूने कितने की बेची, तूने कितने की बेची। भाई 9% अपने बात करी थी, 9% के हिसाब से आपका TDS लग जाएगा बस। तो कंटेंशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर यहाँ पे टीनेबल नहीं है। मून टीवी टेलीविजन चैनल था, उसको 50 लाख की पेमेंट करिए अपने प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम टेलीविजन एज पर द स्पेसिफिकेशन। अगर आप एज पर द स्पेसिफिकेशन कभी भी काम करवाते हो ना, तो 194C लग जाएगा आपका। और अगर मान लो ये ऑलरेडी कंटेंट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन हाउस होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि ना, अब मान लो आपको ना रामायण चलवानी है और रामायण बना के रख रखी है आपने, तो आपने एक टीवी वाले से बात कर ली, चैनल वाले से, कि अपनी ना रामायण चलानी है। मान लो एकता कपूर ने अपनी कोई नाटक सीरियल है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ, पूरे एपिसोड रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड करके CD बना रखी है। बस उन्होंने क्या बोला, उनको बोल दिया कलर्स वालों को, कलर वालों को बोल दिया कि ना मेरे जो ये नाटक है, ये सीरियल चलाना है आपको 9 से 10। वो कहते चला देंगे। ये तो CD दे दी, प्रोड्यूस था सारा, क्या था, सारा कुछ तैयार था, कंटेंट ऑलरेडी तैयार था, बस आपने चलाने का काम करना है। ये तो हो गया सेल कॉन्ट्रैक्ट। अब आप एक और लेते हैं। अब एकता कपूर ने उससे कॉन्टैक्ट कर लिया कि 9 से 10 टाइम मेरा रख दे, मैं जैसे जैसे बनाती रहूँगी। आपने उससे बात कर ली, अब उन्होंने बात कर ली कलर्स वालों ने एकता कपूर से कि हम ना 9 से 10 आपका वो चलाएंगे सीरियल, तो ऐसे ऐसे आपको काम करना है, सीरियल बना के देने हैं हमारे को। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसमें ये चीज़ चाहिए, इसमें ये चीज़ चाहिए, ये कंटेंट होना चाहिए, वो कंटेंट होना चाहिए। अब आप उससे ना अपने अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सामान बनवा रहे हो, सर्विस ले रहे हो, तब 194C लगेगा। तो पहले केस में तो लग जाएगा, दूसरे केस में 194C नहीं लगेगा। अब 194I आता है। 194I के अंदर 2,40,000 की लिमिट होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि आप घर किराए पे ले लेते हैं, साथ में प्लांट एंड मशीनरी भी ले लेते हैं, तो दोनों का एग्रीगेट अमाउंट चेक करना होता है। ये जो 2,40,000 की लिमिट होती है, वो घर के ऊपर, अगर जैसे प्लांट एंड बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर तो 10% TDS काटना होता है, और जो प्लांट एंड मशीनरी जो मैं रेंट पे ली है उसके ऊपर 2% TDS होता है। चेक अपने को क्या करनी है। अब जैसे मान लो इसने क्या करा, 25,000 पर महीने के हिसाब से ना रेंट पे ले लिया, 9वें महीने से लिया, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 महीने, 25,000 गुना 7, 1,75,000 तो मेरा बिल्डिंग का रेंट हो गया। और 15,000 पर मंथ मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिया हायर पे 6 महीने के हिसाब से, 15,000 गुना 6, 90,000 ये हो गया। 1,75 बिल्डिंग का हो गया। टोटल अमाउंट मेरा 2,40 से ऊपर हो गया। इसका मतलब 194I तो लगेगा यहाँ पे। पहली कंडीशन तो पूरी होगी। अब लगेगा कैसे, जो 1,75 आया था वो बिल्डिंग का था, उसके ऊपर तो 10% TDS काट लो, और 90,000 के ऊपर 2% TDS काट लो, लेकिन कटेगा जरूर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।